सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं वॉइड एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। हम जानेंगे कि वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस होता है और वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट हो, तभी हम एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं। इसके कुछ एसेंशियल होते हैं। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के सबसे पहला एसेंशियल होता है देयर मस्ट बी टू पार्टीज। दो या दो से अधिक पार्टी की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। देयर मस्ट बी एन इंटेंशन प्रेजेंट टू क्रिएट एन लीगल रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज। नेक्स्ट इज़ लॉफुल कंसिडरेशन एंड लॉफुल ऑब्जेक्ट। जो कंसिडरेशन होता है, मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में कंसिडरेशन को डिस्कस किया है गाइस, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। सो लॉफुल कंसिडरेशन इज़ द कंसिडरेशन बिटवीन द टू पार्टीज फॉर ईच अदर। नेक्स्ट इज़ कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज। कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज मीन्स द पार्टीज़, जो भी पार्टीज़ होंगी, दोनों ही पार्टीज़ में से कोई भी पार्टीज़, मतलब कोई पागल, लुनैटिक, इंसेन या कुछ और एक्सेट्रा। कंपिटेंसी ऑफ पार्टीज़ के 3 एसेंशियल्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट इज़ द पर्सन मस्ट नॉट बी माइनर, मतलब कोई भी पर्सन माइनर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ देयर मस्ट बी अ पर्सन हु इज़ साउंड माइंड, मतलब कोई भी अनसाउंड माइंड पर्सन नहीं होना चाहिए, लाइक लुनैटिक, जिसको समझ नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। अगर उसे समझ ही नहीं होगी कि क्या चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेगा। जो पर्सन हो उसे समझ होनी चाहिए कि वो क्या कर रहा है। सो इस कॉन्ट्रैक्ट के क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे उसे पता होना चाहिए। नंबर थर्ड इज़ वो जो पर्सन होगा उसे लॉ ने डिस्क्वालीफाई नहीं किया होना चाहिए, मतलब तो वो पर्सन एलियन एनिमी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फ्री कंसेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी प्रेजेंट। दो पार्टीज़ के बीच में फ्री कंसेंट होनी चाहिए, मतलब कोई भी एक पार्टीज़ ऐसा ना हो कि उसे बाय द यूज़ ऑफ कोएर्शन, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन एक्सेट्रा, इन सब की मदद से उसकी कंसेंट ली गई हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। द कंसेंट मस्ट बी फ्री। नेक्स्ट इज़ अग्रीमेंट नॉट डिक्लेयर टू बी वॉइड। जो अग्रीमेंट है दोनों पार्टीज़ के बीच में, वो वॉइड नहीं होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, तभी वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। Next is voidable contract. What is voidable contracts? An agreement which is enforceable by law at the option of one or more of the parties thereto, but not at the option of the other or others, is a voidable contract. Voidable contracts वो contract होते हैं जो पहले तो enforceable होते हैं। This happens when the essential element of free consent is missing. मतलब बाय द मीन्स ऑफ कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड ये कंसेंट लिया गया है, तब ये एक पार्टी के लिए ये वॉइडेबल हो जाता है। मतलब कि वो पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, जिसको किसी भी दबाव, फ्रॉड या कोएर्शन यूज़ करके उसके कंसेंट लिया गया हो, इन दैट केस वो जो पर्सन होता है उसके तरफ से वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। मतलब कि वो चाहे तो परफॉर्म करे और अगर चाहे तो वो अवॉइड कर सकता है। वो चाहे तो परफॉर्म भी कर सकता है या फिर अवॉइड करे या फिर कैंसिल करे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है जिस पार्टी के कंसेंट फ्री नहीं है, मतलब उसको दबाव देकर उसका कंसेंट लिया गया हो। नेक्स्ट इज अवॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूज टू बी वैलिड टिल इट इज़ अवॉइडेड बाय द पार्टीज इंटाइटल्ड टू डू सो। जब तक वो पर्सन चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा, अदरवाइज अगर वो चाहे तो वो वॉइड कर सकता है या फिर रिप्यूडिएट कर सकता है, मतलब कैंसिल कर सकता है। इन दैट केस ये एक वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वॉइड अग्रीमेंट एंड वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ व्हाट इज़ वॉइड अग्रीमेंट, फर्स्ट हम ये देखते हैं। वॉइड अग्रीमेंट डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 क्लॉज जी ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। वॉइड मीन्स वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। अब वॉइड एग्रीमेंट का मतलब होता है कि ये वॉइड एब इनिशियो है, मतलब ये शुरू से ही वॉइड है। वॉइड एग्रीमेंट हमेशा से ही, मतलब वेरी बिगनिंग से ही ये वॉइड होता है, मतलब ज़ीरो होता है। एंड इट डज़ नॉट क्रिएट एनी लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। क्योंकि ये वॉइड अग्रीमेंट है, ये शुरू से ही ज़ीरो है, तो इसका कोई भी लीगल राइट्स और लीगल ऑब्लिगेशंस कैरी नहीं करता है। इट इज़ वॉइड एब इनिशियो, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगनिंग है। नेक्स्ट इज एन अग्रीमेंट विद अ माइनर इज वॉइड। तो माइनर का कोई भी लीगल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है ही नहीं। एग्रीमेंट एन अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। किसी भी एग्रीमेंट में जहाँ पे कंसिडरेशन ही प्रेजेंट ना हो वो वॉइड हो जाता है। सेक्शन 11 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंस हु आर कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो वही पर्सन, ये मैंने पहले भी बताया है, द पर्सन हु अटेन द एज ऑफ मेजोरिटी, दैट मीन्स हु इज़ नॉट अ माइनर, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट इज द पर्सन हु इज़ साउंड माइंड, जो साउंड माइंड पर्सन है, जिसको समझ है कि ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कैसे होगा
और इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं उसे पता होने चाहिए, तो वही पर्सन को हम साउंड माइंड कहते हैं। और जिसे ये नहीं पता उसे हम अनसाउंड माइंड कहते हैं, यानी कि कोई पागल, इनसेन, लुनाटिक एक्सेट्रा। एंड द थर्ड वन इज द पर्सन हु इज़ नॉट डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम लॉ। लॉ ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, यानी कि एलियन, एनिमी या भी कोई कन्विक्टेड जो गिल्टी हो, मतलब उसने कोई क्राइम परफॉर्म किया है और वो गिल्टी हो गया है, दैट मीन्स वो एक कन्विक्टेड है। दे आर नॉट कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट मेड अंडर म्यूचुअल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये डिफाइन किया गया है सेक्शन 20 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, विच सेज अग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। पहले जानते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है। ये सेक्शन बताता है जहाँ दो पार्टीज, दोनों को ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो गया, मतलब उनसे एक मिस्टेक हो गया बट उन लोगों को पता नहीं, दोनों पार्टीज़ को ही पता नहीं कि कोई मिस्टेक हो गया। इसके एक इलस्ट्रेशंस देखते हैं गाइज। ए गया बी के पास एक हॉर्स खरीदने, जब वो ये बार्गेन कर रहे थे जब, दोनों को ही पता नहीं था कि वो हॉर्स ऑलरेडी डेड कर चुका है, यानी द हॉर्स वॉज डेड। नाइदर द पार्टीज वॉज अवेयर ऑफ द फैक्ट, that means the agreement becomes void. Section 23 talks about what consideration and objects are lawful and what are not. कोई भी consideration friends lawful होंगे जब तक वो forbidden by law नहीं हो, यानी कि कानून ने जब तक उसे forbid नहीं किया हो तब तक वो lawful होगा. Next is such of a nature that if permitted it would defeat the provisions of any law. वो कोई भी provisions, कोई भी कानून या स्टेट्यूट को डिफीट नहीं करना चाहिए. फ्रॉडुलेंट, वो फ्रॉडुलेंट नेचर में नहीं होना चाहिए. अगर आपका कंसिडरेशन फ्रॉडुलेंट नेचर का है तब वो वॉइड हो जाएगा, वो वैलिड नहीं होगा. एंड नेक्स्ट इज ये कोई भी पर्सन और प्रॉपर्टी को इंजर नहीं करना चाहिए, तभी वो एक लॉफुल कंसिडरेशन बनेगा. एवरी एग्रीमेंट ऑफ विच द ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन इज अनलॉफुल इज वॉइड. लॉफुल और अनलॉफुल कंसिडरेशन समझते हैं गाइज इलस्ट्रेशंस के साथ. ए ने बी से प्रॉमिस किया वो उसके चाइल्ड का ख्याल रखेगा, एंड इन रिटर्न बी ने प्रॉमिस किया कि वो ए को 1000 रुपीज़ देगा. तो ये एक लॉफुल कंसिडरेशन हो रहा है क्योंकि ए उसके बच्चे का ख्याल रख रहा है और बी उसे इन रिटर्न कुछ कंसिडरेशन दे रहा है. तो बी के लिए कंसिडरेशन है कि वो उसके बच्चे का ख्याल रख रहा है, कौन, ए. और ए के लिए कंसिडरेशन है वो 1000 रुपीज़. तो ये एक लॉफुल कंसिडरेशन होता है गाइज. नेक्स्ट इज़ अनलॉफुल कंसिडरेशन. अब अगर ए और बी और सी के बीच में अग्रीमेंट होता है, कहीं से कुछ फ्रॉड करके उनके पास कुछ पैसे आए हैं, तो तीनों इन पैसों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो ये एक वॉइड अग्रीमेंट है क्योंकि इनका जो ऑब्जेक्ट है, जो पैसे इन्हें मिले हैं वो तो फ्रॉडुलेंट है, इन्होंने फ्रॉड करके किसी से लिया है, तो ये एक वॉइड अग्रीमेंट हो गया. तो आई होप गाइज आपको लॉफुल और अनलॉफुल कंसिडरेशन समझ आया होगा. नेक्स्ट इज अग्रीमेंट द कंसिडरेशन और ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल इन पार्ट. तो सेक्शन 24 बताता है कि जो ऑब्जेक्ट हो या कंसिडरेशन हो वो अनलॉफुल तो होगा बट थोड़ी सी, इन पार्ट. वो पूरा कंसिडरेशन या पूरा वो जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से वॉइड या अनलॉफुल नहीं होगा, कुछ हिस्सा, सम सर्टेन पार्ट्स वो अनलॉफुल होगा. नेक्स्ट इज अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड. ये बताता है सेक्शन 25. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइज, इसको अच्छे से समझिए. अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड अनलेस इट इज इन रिटन, रजिस्टर्ड और प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर समथिंग डन और इज अ प्रॉमिस टू पे अ डेब्ट बार्ड बाय लिमिटेशन लॉ. एक अग्रीमेंट जिसमें कंसिडरेशन ना हो वो वॉइड होता है, ये हमें पता है. इस सेक्शन के 3 एक्सेप्शंस है जिसमें कंसिडरेशन तो नहीं होगा बट वो अग्रीमेंट वॉइड नहीं बल्कि वैलिड होगा. वो एक्सेप्शंस क्या है देखते हैं. पहला है अगर वो रिटन और रजिस्टर्ड हो, रजिस्टर्ड और डॉक्यूमेंट में इज मेड ऑन एन अकाउंट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज. अब सपोज इसका एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. फादर ने अपनी बेटी को गिफ्ट के तौर पर एज अ गिफ्ट अपने सम अमाउंट ऑफ हिज प्रॉपर्टी अपनी बेटी को गिफ्ट की इन अ रिटन और रजिस्टर्ड. ये क्या वैलिड होगा या वॉइड होगा? ये बिल्कुल वैलिड होगा. देयर इज अ रिलेशनशिप और नेचुरल लव बिटवीन द पार्टीज, तो इन दैट केस ये वैलिड है. नेक्स्ट इज सपोज जो प्रॉमिसी है उसने वॉलंटरली पहले ही कुछ कर दिया प्रॉमिसर के लिए. अब ये प्रॉमिसर की जिम्मेदारी है कि वो उसे कंपेंसेट करे होली और इन पार्ट. सो इन दैट केस ये भी एक वैलिड अग्रीमेंट होगा. अब बात करते हैं गाइस थर्ड एक्सेप्शंस की. थर्ड एक्सेप्शन में बताया क्या है, इफ़ इट इज़ अ प्रॉमिस, ये एक प्रॉमिस है जो कि रिटन फॉर्मेट में रिटन में दिया गया और साइन करके दिया गया है. इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. जैसे एक पर्सन है, उसने बी से कुछ कर्जा लेकर रखा है, ठीक है. अब वो टाइम बार्ड हो गया है लिमिटेशन एक्ट के थ्रू. अब ये टाइम बार्ड हो गया है, मतलब ए ने जो कर्जा लिया था बी से वो अब चुका नहीं पा रहा है. अब क्या हुआ, टाइम तो ख़त्म हो गया. तो अब ए क्या करता है कि रिटन साइन करके उसे देता है, किसे, बी को. वो कहता है कि वो उसके पैसे को चुका देगा, कुछ और समय चाहिए. तो एक रिटन फॉर्मेट में वो जो उसे दे रहा है वो एक ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बन जाएगा जिसके लिए किसी भी कंसिडरेशन की ज़रूरत नहीं है. चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं गाइस. अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज. सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस इट.
कि आप किसी को शादी के लिए नहीं रोक सकते। एक एग्जांपल देखते हैं गाइस। ए ने बी से कहा कि वो उसे सम अमाउंट ऑफ मनी देगा एंड इन रिटर्न बी को कभी भी शादी नहीं करना है। दैट मीन्स बी कभी भी शादी नहीं कर सकता। तो ये एक अग्रीमेंट है, ये अग्रीमेंट वॉइड होगा गाइस, क्योंकि अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। आप किसी को शादी से नहीं रोक सकते, ये अग्रीमेंट शुरू से ही वॉइड होगा। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ ट्रेड। आप किसी को बिजनेस के लिए भी नहीं रोक सकते। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए भी नहीं रोक सकते। मतलब आप किसी को ये नहीं बोल सकते कि तुम अपनी राइट्स को परफॉर्म नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं कर सकते। लीगल प्रोसीडिंग्स में रेस्टोरेंट लगाना ये एक वॉइड अग्रीमेंट होता है। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट द मीनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन। कोई अग्रीमेंट है जिसका मीनिंग ही अनसर्टेन हो, निश्चित ना हो, सेक्शन 29 ये कहता है कि ये भी वॉइड अग्रीमेंट होता है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं गाइज। फॉर एग्जाम्पल, ए इज़ हैविंग 2 हॉर्सेस। ए के पास 2 घोड़े हैं, एक वाइट कलर का, एक ब्लैक कलर का। बी ए के पास गया और उसने कहा कि उसे एक घोड़ा चाहिए। अब ए ने उसे एक घोड़ा दिया, बट यहाँ पे क्या हुआ, अनसर्टेनिटी आ गई। दैट मीन्स बी को चाहिए था वाइट हॉर्स, बट ए ने बी को दे दिया ब्लैक हॉर्स। इनका जो ये था, इनका जो अग्रीमेंट था, ये अनसर्टेन है, तो ये वॉइड हो गया। क्योंकि कौन सा घोड़ा चाहिए ये एक्चुअली में बताया नहीं क्या, बी ने मेंशन नहीं किया कि उसे कौन सा घोड़ा चाहिए, और ए को भी नहीं पता कि उसे कौन सा घोड़ा चाहिए, और बी को भी नहीं पता कि ये उसे कौन सा घोड़ा देने वाला है। तो ये एक वॉइड अग्रीमेंट होता है गाइस। नेक्स्ट इज वेजरिंग अग्रीमेंट, यानी कि दांव लगाना। सपोज एक एग्जाम्पल, ए और बी के बीच एक अग्रीमेंट फॉर्म हुआ। अगर ए ने कहा कि अगर इंडिया जीतता है तो वो इतने रुपए बी को देगा, और बी ने कहा कि अगर पाकिस्तान जीतता है तो वो पे करेगा ए को। अब क्या हुआ, यानी कि पाकिस्तान हार गया, इंडिया जीत गया। तो क्या ए सपोर्ट कर रहा था पाकिस्तान को, तो ए क्या हो गया, अब ए ने बी को पैसे नहीं दिए, क्योंकि बी ने तो कहा था कि अगर पाकिस्तान जीतेगा तो मैं तुझे कंपेंसेट करूंगा, और अगर इंडिया जीतेगा तो ए उसे कंपेंसेट करेगा। बट अब इंडिया जीत चुका है, बट ए ने कंपेंसेशन नहीं किया बी को। तो अब बी कोर्ट में ये बोलकर नहीं जा सकता कि ये तो एक अग्रीमेंट था इन दोनों के बीच, क्योंकि ये एक वॉइड अग्रीमेंट है। इसकी जो बुनियाद है वॉइड है, यानी कि वेजरिंग अग्रीमेंट जो होता है वो वॉइड होता है। इन नेक्स्ट इज कंटिंजेंट अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। सेक्शन 36 डिफाइन इट। अग्रीमेंट कंटिंजेंट ऑन इम्पॉसिबल इवेंट इज वॉइड। कोई भी कंटिंजेंट अग्रीमेंट, जो अग्रीमेंट टू डू और नॉट टू डू एनीथिंग, कंटिंजेंट अग्रीमेंट उसे कहते हैं गाइस जो फ्यूचर में होता है। ये फ्यूचर में मतलब कोई काम होता है या नहीं होता है, तो उसके लिए एक अग्रीमेंट फॉर्म होता है कुछ। अगर वो अग्रीमेंट इम्पॉसिबल इवेंट के ऊपर बेस्ड हो गया तो वो वॉइड हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। ए अग्रीज टू पे B ₹1000 if B will marry A's daughter C. C was dead at the time of the agreement. The agreement is void. A और B ने मिलकर एक अग्रीमेंट फॉर्म किया जिसमें कहा गया कि A B को 1000 देगा अगर B ए की बेटी से शादी करता है, यानी कि सी से। ए की बेटी कौन है, सी। ए बी के साथ एक अग्रीमेंट करता है कि अगर बी ने शादी कर ली ए की बेटी सी से तो ए बी को 1000 पे करेगा। अग्रीमेंट के टाइम सी मर जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो अग्रीमेंट वॉइड हो जाता है। इसका मतलब कि ये पहले तो अग्रीमेंट था बट ये बाद में वॉइड हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट था ना, तो ये वॉइड हो गया। नेक्स्ट इज अग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। सेक्शन 56 डिफाइन करता है अगर आप किसी के साथ कोई भी अग्रीमेंट फॉर्म करते हैं जिसमें कोई इम्पॉसिबल एक्ट को परफॉर्म करने की बात की जाती है तो वो शुरू से ही वॉइड हो जाएगा। बिकॉज एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं, इसमें 2 बातें बताई गई है। पहला, कॉन्ट्रैक्ट टू डू एक्ट आफ्टर वर्ड्स बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। जैसे सपोज ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि ये एक दूसरे से शादी करेंगे। ए एंड बी कॉन्ट्रैक्ट टू मैरी ईच अदर बिफोर द टाइम फिक्स्ड फॉर द मैरिज ए गोज मैड। शादी से पहले ही, शादी का टाइम फिक्स करने से पहले ही ए पागल हो जाता है, तो ये एक वॉइड अग्रीमेंट हो जाएगा। ए ने बी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो बी से शादी करेगा, हालांकि ए ऑलरेडी मैरिड है सी के साथ, मतलब ए शादीशुदा है, और ए ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि वो शादी करेगा, बट वो कैसे करेगा शादी, ही इज़ ऑलरेडी मैरिड टू सी, सो वो कैसे शादी करेगा। तो ये तो पहले से ही फॉरबिडन बाय लॉ है, तो पॉलीगैमी तो नहीं हो सकता। सो इन दैट केस ए को कंपेंसेशन देना पड़ेगा बी को, बी के लॉस के लिए। ए ने प्रॉमिस जो किया था बी से कि वो उससे शादी करेगा, बट वो तो ऑलरेडी शादीशुदा है, वो तो शादी कर नहीं सकता। अब इसमें इन दैट केस क्या हुआ, बी को तो सर्टेन लॉस हुआ होगा ना, तो वो जो लॉस हुआ है उसका कंपेंसेशन ए को करना पड़ेगा। तो यही बताता है कंपेंसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट। ये जो नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट हुआ ना, ए ने प्रॉमिस तो किया बट वो तो परफॉर्म कर ही नहीं सकता, को नॉन परफॉर्मेंस के लिए कंपेंसेशन देना पड़ेगा बी को। अब है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? ए कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सिबल बाई लॉ बिकम्स वॉइड। सीज टू बी इन्फोर्सिबल का मतलब हो रहा है कि ये पहले तो इन्फोर्सिबल था बट अब ये खत्म हो गया। सीज मतलब खत्म होना, एंड होना। तो कोई भी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अब इन्फोर्सिबल नहीं रहा वो वॉइड बन जाता है। ये सेक्शन 2 क्लॉज G ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया गया है। इसको देखते हैं गाइस। एक कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट
मतलब कोई काम करने या ना करने के लिए, मतलब अ कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट बिकम्स वॉइड। एक कोई भी काम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो करने या ना करने के लिए कहा गया हो, मतलब इन द वेरी बिगनिंग ये तो पहले वैलिड था, बट अब ये किसी रीज़न की वजह से इम्पॉसिबल हो चुका है, तो अब ये तो परफॉर्म नहीं किया जा सकता। लाइक एग्जाम्पल वही वाले देखते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट टू पे बी अ सम ऑफ मनी। एक कॉन्ट्रैक्ट करता है कि वो बी को कुछ पैसे देगा जब बी की शादी सी से हो जाएगी, जब बी की शादी सी से हो जाएगी। अब सी बिना शादी किए ही वो मर जाती है, यानी सी की शादी नहीं हो पाती बी से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। इट मीन्स पहले तो ये एक वैलिड था, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, बट आफ्टरवर्ड्स ड्यू टू हैपनिंग ऑफ सम इवेंट्स ये एक वॉइडमेंट हो जाएगा। आई होप गाइस आपको वॉइड अग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल अग्रीमेंट में फ़र्क समझ में आ गया हो। देखिए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो पहले तो वैलिड होता है, बट बाद में कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ये वॉइड हो जाता है। और वॉइडेबल अग्रीमेंट जो होता है उसे कहते हैं जो शुरू से ही वॉइड हो, यानी वॉइड एब इनिशियो हो। वो पहले तो वॉइड था, बाद में भी वॉइड है और हमेशा वॉइड ही रहेगा। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं जो जिसमें फ्री कंसेंट अवेलेबल नहीं है। आई होप गाइस ये आपको अच्छे से समझ आ गया हो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक गाइस मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।